हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप सभी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके कमेंट्स हो वो ज़रूर लिख के भेजें, उस पे अमल किया जाएगा। और आज हम लोग हमारे अतीत कक्षा 8 की बुक पढ़ेंगे जिसका फर्स्ट चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। तो इस चैप्टर में हम लोग जो इसके मुख्य बिंदु हैं उसी पर डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर को शुरू करते ही सबसे पहली बात आती है कि हम इतिहास में तारीखों से क्या क्या जानकारियाँ हासिल करते हैं। ठीक, इतिहासकारों को क्या फ़ायदे होते हैं। तो बुक ओपन करते ही वहाँ पर आपको मिलेगा कि इतिहासकार अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही जानकारी देते हैं, अलग अलग साक्ष्यों का प्रयोग करते हैं। उन साक्ष्यों से वो पता लगाते हैं कि किस समय में किस काल में कौन सी घटनाएं घटित हुई। और इसका संबंध इस बात से भी होता है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं, उनमें क्या बदलाव आ रहे हैं। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं और जिसमें हम समय का जिक्र करते हैं, और वो बात हम पहले की घटना और बाद की घटना के रूप में एक दूसरे से बताते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठा सकते हैं, जो मुख्य बिंदु ऐसे होते हैं जो इतिहास से जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं पर हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। तो पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में ही एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं और जेम्स रेनल द्वारा इसमें नक्शे को तैयार किया गया है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे का काम पूरा करने का जिम्मेदारी सौंपा हुआ था और भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक में रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। साथ ही साथ पाठ के इस चित्र में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छा से अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं, मतलब उनको वो प्रदान कर रहे हैं, उनको वो दे रहे हैं। साथ ही साथ पाठ को पढ़ते समय हम कई सारे मुख्य बिंदुओं में ही जीके भी आएगा हमारा। तो पाठ के मुख्य पॉइंट्स में एक ये भी है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसमें यह है कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उसमें से हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे इतिहास को दर्शाते हैं। ये इतिहास के जो गवर्नर जनरल्स हैं, जिसमें कि अभी हम लोगों ने जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमारे प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे और आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे अन्य गवर्नर जनरलों के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि इसी बुक में अलग अलग चैप्टर्स में उनके बारे में उल्लिखित है। दूसरे अध्यायों में हम लोग दूसरे गवर्नर जनरल के बारे में हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, केनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग और इरविन जैसे कई ऐसे महत्वपूर्ण शासकों, अंग्रेज शासकों के बारे में पढ़ेंगे। हम इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का काम कभी ना खत्म होने वाला रहा जब तक हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुआ है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हमारा आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि हम आगे जिक्र कर चुके हैं। और ये भी कि इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनके साथ जुड़ी हुई गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो कि इन लोगों के जीवन में बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत शासन के इतिहास के काल में अलग अलग विध्याय बनकर हमारे सामने इतिहास के रूप में प्रकट हुआ, जो कि हम अब इस पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे। फिर इसमें ही नेक्स्ट पॉइंट आता कि 1817 में स्कॉटलैंड बेफ अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने हमारे भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा और उन्होंने जिस पुस्तक को लिखा उस पुस्तक का नाम है
अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो उनके जो बुक का नाम है अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। तो इसमें इन्होंने हम इस भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। तो हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश इस कालखंड में भारतीय इतिहास को बांटने का प्रयास किया। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी भी एक वजह है। इसका एक जो भी कई सारे कारण है, लेकिन एक कारण यहाँ पे स्पष्ट है कि हम एक दौर की जो खासियत होती है, जो विशेषता होती है, उपलब्धि होती है, उसके जो मुख्य तत्व को पकड़ने की, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम हर एक समय को जानने की कोशिश करते हैं और उसी समय के आधार पर हम इतिहास को अलग अलग कालखंडों में भी बांटते हैं। और इसी समय से, इसी तिथि से हमें ये पता चलता है कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच कौन कौन से बदलाव आए, कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। साथ ही साथ जेम्स मिल का मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का शासनकाल चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। एशियाई समाज को मतलब यहाँ पर हमारे अपने भारत का वर्णन किया गया है कि हमारे यहाँ की जो भी सभ्यताएं हैं वहाँ के ब्रिटिशियंस के सभ्यताओं से काफ़ी अलग हैं, काफ़ी पिछड़ी हुई मानी जा रही थी। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का जो शासन था, यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक भेद, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का जो बोलबाला था, उसी के बारे में जेम्स मिल की राय थी कि ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता की राह पर ले जा सकता है, उनके साथ काफ़ी कुछ काम किया जा सकता है। भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानूनों को लागू करके यहाँ पर काफ़ी कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। और मिल ने तो इसी संबंध में यह भी सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो ये जेम्स मिल का मानना था कि वह भारत के संपूर्ण भाग पर इन ब्रिटिशियंस का शासन हो जाए, जिससे हम यहाँ पर कुछ बदलाव ला सकें। इसी इतिहास की धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का जो प्रतीक था वो काफ़ी कुछ अंधकारमय दिख रहा था। कुछ इतिहासकारों ने इसी काल को हिंदू और मुसलमान दौर कहकर इंगित किया है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन इतिहास के अलग अलग कालखंडों में, अलग अलग भागों में बांटकर देखा है। तो जो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था वो था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, जबकि जो हमारे इतिहासकारों ने हमारे भारतीय इतिहास को बांटा वो था प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसी में हम लोग औपनिवेशिक युग पढ़ेंगे कि औपनिवेशीकरण क्या होता है। अंग्रेजों ने हमारे देश को अधिकांशतः धीरे धीरे जीतते चले गए और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर या उनके शासन सत्ता को समाप्त कर धीरे धीरे अपना शासन, प्रभुत्व संपन्न शासन को यहाँ पर स्थापित कर लिया। उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के राजस्व वसूल करने लगे। यहाँ पर राजस्व से मतलब है कि वो लोग यहाँ से कर वसूलने लगे। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर उसे निर्यात किया करते थे और उससे वो काफ़ी पैसे उनको कमाने को मिला था, मतलब उनकी आमदनी यहाँ से बढ़ रही थी। यहाँ से सस्ती चीज़ों खरीद कर अपने देश में निर्यात करते थे और वहाँ पर
महंगी कीमत में उसको बेचते थे, जिससे उनको मुनाफा काफ़ी हो रहा था। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं को पसंद और नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में भी बदलाव आने लगे। तो यहाँ पर औपनिवेशीकरण का मतलब यह है कि जब एक देश का दूसरे देश पर दबदबा होने लगता है, वो दबदबा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर पूर्ण रूप से वहाँ पर उनका अपना वर्चस्व, दबदबा स्थापित हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग औपनिवेशीकरण कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि अंग्रेजी शासन द्वारा सारे रिकॉर्ड्स को संजो कर रखे गए, उन लोगों ने समझा कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा जो भी अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं उसको अभिलेखागारों में सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सारे सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता था। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागारों का निर्माण किया गया। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना ज़रूरी होता है, जो कि उनके एक कभी पुराना रिकॉर्ड हो जाने पर उनके किसी अन्य काम में वो काफ़ी सहयोग दे सकता, काफ़ी काम का आ सकता है। और अंग्रेजों को ये भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना चाहिए। इसके लिए उन लोगों ने तमाम अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थानों का निर्माण भी किया। और 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। तो यहाँ पर सर्वेक्षणों का क्या महत्व है, यहाँ पर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि 19वीं सदी की शुरुआत तक धीरे धीरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनकी सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है। और 19वीं सदी की शुरुआत से उन लोगों ने काम करना शुरू किया और बड़े बड़े सर्वेक्षण करना शुरू कर दिए। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। यहाँ पर राजस्व का मतलब है कि जो उनकी अपनी कर व्यवस्था थी, आमदनी का जो जरिया था, उसका सर्वेक्षण भी शुरू किया गया। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों और फसलों का भी पता लगाया जाता था। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। जनगणना के जरिए, साथ ही उसी सर्वेक्षण में उन लोगों ने जनगणना को भी विशेष महत्व दिया। जनगणना के द्वारा सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके इलाके, उनके गांव, उनका क्या रोजगार है, उनकी क्या जीवन शैली है, इन सभी के बारे में जानकारियां भी इकट्ठा की जाने लगी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और नहीं देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरों स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनमें से कोई ऐसी चीज़ें नहीं रहती जिससे हमें जानकारी ना मिले। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है, लेकिन इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्रा, यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक और पुस्तिकाएं हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं।